हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान की, और जो टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं यानी सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, एमपी टेट, री टेट, टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में सीडीपी पूछी जाती है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान आपकी पूछी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अभी तक जो पेपर आ रहा है और वो कैसा आ रहा है और कौन क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो रिपीटेड बार बार ये हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को जैसे मैंने भी क्वालिफाई किया है और बच्चे भी करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं तैयारी कैसे आप लोग करेंगे, और बहुत कम समय में तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है कि आप जो क्लासें हों उन कोई भी आप क्लास को देखते हो तो उनको नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट इनको देखें कि देखो जिस तरीके से मैंने नोट किया हुआ है, जैसे मैंने ये नोट किया है आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने करवा भी दिए हैं। जैसे सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आलपोर्ट है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए हेनरी मुर्रे ने दिया, है ना। और किंडरगार्टन के विध के प्रतिपादक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए किंडरगार्टन जो विध के प्रतिपादक हैं वो हमारे कौन है, फ्रोबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रोबेल है। मनोवैज्ञानिक विधि के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रॉइड है ना। तो इसी तरीके से मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। और डाल्टन विधि के अगर प्रतिपादक पूछ लिए जाए तो पार्कहर्स्ट। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और PYQ लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी फीमेल में घर का वर्क करती हैं तो किचन में ही रह रह के अपना बहुत कुछ अपनी वीडियो देख करके, लेकिन PYQ क्वेश्चन जरूर आपको देखने होंगे। देखिए, मैं ये पेपर रहा है आपका, किस तरीके से पेपर पूछा जाता है तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, सुन के ध्यान दें कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होता है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। जब बच्चों की, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाइट वेट की बात हो रही है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपके क्या है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, भावनात्मक परिवर्तन होता है, या संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है, या मात्रात्मक परिवर्तन होता है। इस तरह बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। कैसे, बच्चों की इसमें लंबाई और वजन की बात हो रही है, तो लंबाई जब वजन की बात होती है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लंबाई और वजन इसको हम नाप नहीं सकते हैं। हाइट वेट को कोई नाप नहीं सकता है, जिसको हम माप सकते वो हमारी वृद्धि में जाएगा कि हमारे इसका वजन कितना है, इसका वेट कितना है ना। ये इसमें लंबाई वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये मात्रात्मक होता है या भावनात्मक परिवर्तन होता है, तो ये कौन होता है, मात्रात्मक, इसको मापा जा सकता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर यही हो गया है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीन्स प्याजे हुए हमारे हार्वर्ड गार्डन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी जरूर आप देख लेना, और जीन्स प्याजे की देख लेना, ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये पता होगा, देखो अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, है ना। तो ये बताया गया है कि जीन्स प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। इसमें सिर्फ पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवस्था है, विशेषता, ये भी एक मेरी बात सुन लें कि जीन्स प्याजे हैं, जे हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के रहने वाले थे, कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि जीन्स प्याजे कहाँ की थी, हमारी स्विट्जरलैंड की थी। और जीन्स प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो आपकी प्याजे की अवस्थाएं भी पता होनी चाहिए। ये प्याजे हैं, इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं, यानी 4 अवस्थाएं दी हैं। और वो 4 अवस्थाएं हमारी कौन सी हैं, जैसे हमारी संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, संवेदीकामक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई, अपमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई। ये हमारी इतनी 4 स्टेज बताई हैं किसने, जीन्स प्याजे ने।
तो इसमें क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ दिया था, अवस्था से ना पूछ के इन्होंने क्या बताया है कि जीन्स पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता के बारे में पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है आपको ये पता होना चाहिए। जब हमारी संवेदी गामक जो अवस्था होती है वो हमारी जन्म से 2 वर्ष होती है, और फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, वो हमारी जन्म से 2 वर्ष होती है। तो जन्म के 2 वर्ष में बच्चा नकल करना क्या प्रतीकात्मक खेल खेलेगा? नहीं खेल पाएगा ना। तो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था की बात आ गई। तो ये एज जो हमारी होती है कितनी होती है? 2 से यानी 7 ईयर की। 2 से 7 ईयर की जो एज होती है, 2 से 7 वर्ष की जो एज होती है वो हमारी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की, उसमें छोटा सा बच्चा है तो वो क्या करेगा? प्रतीकात्मक खेल खेलेगा। प्रतीकात्मक खेल कैसे? काल्पनिक खेल। वो कोई भी चीज़ आप छुपा दो उसको ढूंढ के निकालेगा। आपने तकिया के नीचे यानी कोई भी आपने उसका खिलौना रख दिया, उसे छुपा दिया, मोबाइल को छुपा दिया, तो आपने छुपा दिया, उसे पता है कि आपने यहाँ छुपाया कहाँ से, लेकिन वो 50 कोशिश करेगा ढूंढने की, इधर होगा उधर होगा, लेकिन ढूंढ के मानेगा क्योंकि प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ना जाने मतलब आप नहीं जानती है कौन सा खेल खेलेगा, तो इसलिए संरक्षण अमूर्त चिंतन होगा, नहीं हो सकता है ना। नकल और प्रतिवर्ती होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये खेल नहीं खेलेगा क्योंकि प्रतीकात्मक खेल और जीववाद ये खेलता है। क्योंकि जीववाद की अगर डोल है, आपकी गुड़िया है, तो जीववाद ये समझेगा ये हमारी जीवित है गुड़िया, ये जिंदा है, ये मरी नहीं है, ये समझेगा। तो सीधी सी बात यही है कि प्रतीकात्मक खेल कौन खेलता है? ये खेलते हैं कौन? 2 से 7 वर्ष के बच्चे खेलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े से घुमा के। कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, जरा सी आप केवल उनकी स्टेज को समझ लें। जैसे फर्स्ट स्टेज जो आपकी दी गई है जीन्स पियाजे ने, संवेदी गामक अवस्था। अब संवेदी गामक अवस्था में जो 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं? आपके घर में बच्चे होंगे, उन्हीं से आप अनुमान लगा लो। और 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो क्या करते हैं? अपने से रिलेटेड अपने घर में से लेकर जब चलोगे ना, तो कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होगी, आप जीन्स पियाजे को आराम से कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है कि ऐसे बच्चे, देखो क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, मतलब गंभीर सामाजिक अनुभव किया है उन्होंने, क्या आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है? उनका विकास में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है? उनका विकास आमतौर पर जल्दी सही से नहीं हो पा रहा है, और पुनर्वास के बाद मतलब दोबारा से बावजूद इसके विकास कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो इसका क्या आंसर जाएगा? इसमें सीधी सी बात कुछ नहीं, इसमें करेक्ट आंसर जाएगा संवेदनशील जाएगा। और आप एक चीज़ और समझें, इसमें जो आपको कठिन वर्ड लग रहे हैं, एक क्लास हम आपको कठिन वर्ड वाली जरूर दे देंगे, कि जैसे संवर्धनशील लिखा है, संवर्धनशील मीन्स क्या होता है ना। पुनर्वास क्या होता है? बच्चे वृद्धि मानकीकृत कहते हैं, मानकीकृत क्या है? तो इस तरीके से व्यापक हुआ, निरंतर है, निरंतर तो सभी समझ जाएंगे, ये लगातार है, उत्प्रेरक है, ये और बहुत सारे ऐसे आपको कठिन वर्ड मिलेंगे आपको देखने। जैसे आपको इसी में देखो, शिक्षार्थी अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम जो हम अधिगम मीन्स होता है सीखना। जो हम सीखते हैं एक दूसरे के संपर्क में आकर जो हम सीखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। लेकिन आप ये समझ लो बेटा, अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं, इसको आप जरूर ये समझ लेना, क्योंकि अगर जितने इसमें वर्ड जो आपको हार्ड लग रहे हैं उन वर्डों को आप नोट कर लेना। नोट करके जो हार्ड वर्ड आपको बताएं उनको नोट करके लिख जरूर लेना, इसका मीन्स ये होता है। तो आप कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। यही मैंने तरीका अपनाया था कि कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा कर लीजिए, उसका आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो अगर आपको आंसर सॉल्व करना है तो इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए,
देखिए इसी तरीके से बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए। आपकी संस्कृत की क्लास भी हम आपको देंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी तरीके से। कैसे आ जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, जैसे अभिकथन और कारण वाले अजर्सन रीजन वाले, तो वो किस तरीके के होते हैं क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो लेवागोस्की हो गए हैं, हार्वर्ड गार्डन हो गए हैं, जीन्स पियाजे हमारे हो गए हैं, थॉर्नडाइक हो गए, ये आपके बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा और नोट जरूर कर लेना। अगर आपने नोट नहीं किया, जिस तरीके से देखो मैंने इनको कितने नोट्स बना रखे हैं, इसी तरीके से आप भी नोट डाउन कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एच टेट हो, कोई भी आपका टेट लेवल का एग्जाम है तो आपका फर्स्ट बार में ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। बट मुझे आपको बताना है मैंने कैसे किया है, उसी तरह आप तैयारी करिएगा। इसी तरह और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया गया क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, इसमें बताया गया है कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने, जैसे कक्षा 5 का क्लास 5 का स्टूडेंट है तो तैरने और डूबने की अवधारणाओं को अब आप समझेंगे अवधारणाएं क्या होती हैं, है ना। ये ऐसे ही तो आपको हार्ड वर्ड ढूंढने हैं और वो आपको नोट करने हैं कि इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावादी जो होते हैं, दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सी शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जब हम कहीं पर जाएं घूमने के लिए तो वहाँ पर हमारी खोजबीन हो जाती है। जैसे हम कई चीज़ जाते घूमने के लिए ट्रिपल कर गए हैं, है ना, ट्रिपल पर हम जाते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि ये पेड़ किसका है। अगर किसी को मैंने एनिमल को देखा, ये कौन सा एनिमल है, ये सबसे कौन से देश में रहता है, ये कौन से सबसे देश में ये पाए जाते हैं ऐसे, है ना। कोई भी पेड़ हुआ, मतलब किसी भी को मैंने देखा तो उसको क्या किया आपने, उसको खोजा, तो उसको खोज विधि के रूप में हम समझेंगे। और यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि 5वीं कक्षा की क्लास 5 की स्टूडेंट है, बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाना चाहती है। कौन, एक शिक्षिका है। दृढ़ विश्वास रखने वाली शिक्षकों द्वारा कौन सी शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। वीडियो दिखाना, इसमें वीडियो की तो बातें नहीं हो रही है। पावर पॉइंट यानी प्रस्तुतिकरण दिखाना, या निर्देशित खोज, या व्याख्यान विधि। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये व्याख्यान विधि है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना है, या इसमें बताया वीडियो दिखाना। नहीं हो सकता है, ये सिर्फ आपको निर्देशित खोज, ये निर्देश कर रही है, ये तो आप समझें, ये निर्देश दे रही है तो आप ये निर्देश खोज हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन का मतलब समझें और टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है और कोई दिक्कत नहीं, जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है उतना ही इजी होता है। ये कभी घबराए नहीं कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया तो वो बहुत बड़ा, उसको बच्चे छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ना। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव का भाई आपको निगेटिव, ये आप ट्रिक समझ लेना, निगेटिव का भाई निगेटिव। अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो आपको निगेटिव आंसर ही लगाना होगा, अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव आंसर लगाना होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। अब देखो नहीं दिया गया, अब मैंने नहीं पे ये सर्कल कर लिया कि ये नहीं है, तो कौन सी नहीं है। देखो स्मृति सहायक विधियां होनी चाहिए ना, संकलनात्मक शिक्षण चित्रण ये भी होना चाहिए, विस्तृत दोहराव ये भी होना चाहिए, लेकिन रटने व दोहराव और रटना ये क्या है हमारा, ये रटना अभ्यास करना ये हमारा क्या निगेटिव आ जाता है। आपको हार्ड वर्ड मिलेंगे, उसमें आपको निगेटिव वाले भी मिलेंगे, पॉजिटिव वर्ड मिलेंगे, नेगेटिव वर्ड मिलेंगे। ऐसी भी क्लास आपको दे चुकी हूँ मैं, उनको आप जरूर देख लेना, है ना। तो रटने व दोहराने की, तो मेरा कहने का मतलब यही है, आज मैंने आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी CDP के बारे में आपको बताया है। इसी तरीके से हम संस्कृत हुई, इसी तरीके से EVS, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं करवाऊँगी और नोट भी करवाऊँगी। तो क्लास आज तक हमारी यही है। थैंक यू वॉच वीडियो, मैं आपके साथ इंतजार